हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद है, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपने जो कमेंट किया था कि आपको साइंस पे वीडियो चाहिए सीएचएस से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साइंस पे वीडियो बना लिया, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी, ग्रामर की मिल जाएंगी, लेकिन साइंस की अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं थी। तो इसलिए साइंस की वीडियो ज़रूरी थी और आपने कमेंट भी किया था, तो आपकी ही डिमांड पे ये साइंस की वीडियो मैंने बनाई है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा साइंस का टॉपिक है, साइंस में हमारे 3 टॉपिक होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आपको हो सकता है पता भी हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता हो सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि साइंस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है फिजिक्स। तो इसलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस। साइंस में हमारा क्या टॉपिक है? फिजिक्स। अब फिजिक्स में जो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है इसमें कुछ हमारी टर्म्स हैं, मोशन, मेजरमेंट और डिस्टेंसेस। तो सबसे पहली चीज़ कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एज द टाइम पास्ड। अब ये थ्योरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसलिए ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है एज द टाइम पास्ड बाय द मैन इन्वेंटेड द व्हील्स। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरा, क्योंकि स्टार्टेड में जब हम बहुत पहले थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये डिस्टेंस क्या होता है, व्हील क्या होता है, या फिर कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जा सकते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरा हमें ज़रूरत पड़ी और हमने इन्वेंट किया व्हील्स को। क्यों? क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम किसी ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करें जिससे कि हम चीज़ों को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएँ और ख़ुद भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाएँ। तो इसलिए हमने इन्वेंशन करी व्हील्स की। फिर द importance of this invention can be seen when we look at fast moving cars, bullet trains etc. अब ये जो इन्वेंशन था व्हील का, अब इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो ये देखिए, ये इन्वेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने से बहुत सारी कार्स होती हैं जो कि बहुत तेज़ी से निकल जाती हैं। बुलेट ट्रेन्स को देख लें, वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। फिर अगर हम बात कर लें तो देखिए, हमारे पास बहुत सारी बाइक्स हैं, कार्स हैं, मतलब जितने ट्रेन्स हैं जो कि बहुत स्पीड से चलती हैं और हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे पॉसिबल? तो ये हुआ इस तरीके से पॉसिबल कि सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो व्हील का हुआ, फिर उससे साइकिल का हुआ, फिर साइकिल से धीरे धीरे पता चला कि नहीं, साइकिल चलाने में हमें टाइम लग रहा है, तो फिर पैडल्स आए, पैडल्स के बाद पता चला कि नहीं, हमें मोटर अगर हम उसमें लगा देंगे तो वो और तेज़ चलेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। फिर बट दिस इज़ नॉट द एंड। अब हम अगर बात कर लें कार्स की या फिर बुलेट ट्रेन्स की, तो ये सिर्फ एंड नहीं है। अभी ये कह सकते हैं कि ये मिड टर्म है, स्टार्टिंग में नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्टिंग तो तब हुआ था जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था। अब ये मिड चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारी चीज़ें यहीं पे रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कार बना लिया, बुलेट ट्रेन्स बना लिया तो सिर्फ यहीं पे हम रुक जाएंगे, नहीं, हमें और भी आगे बनाना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। हम हमारे पास कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाता है जिससे कि हम 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर भी ट्रैवल कर पाते हैं, तो भी हम चाहेंगे कि हम क्यों ना उस स्पीड को और इंक्रीज़ कर दें। तो हम हमेशा और आगे जाने की सोचते हैं, ना कि उतने पे ही रुक जाने की। तो इसलिए ये हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। द रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये जो रिसर्चेस हैं ये अभी और भी आगे चल रही हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और भी आगे डेवलप हो सके और हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें। अब देखिए आगे क्या है, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। तो यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स और डेफिनेशंस को देखिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो टॉपिक है डिस्टेंस। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन समझते हैं। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इज कंसीडर्ड एज द डिस्टेंस। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम कहते हैं, या फिर कितना वो जो है ट्रैवल करता है दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और उसने क्या किया, उसने यहाँ से यहाँ पे अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब इसने, अगर ये जो डिस्टेंस है अगर ये 2 मीटर है तो इसने ये जो दूरी तय की, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं
डिस्टेंस, मतलब जो भी पाथ हम ट्रेवल करते हैं उसी को हम कंसीडर करते हैं एज अ डिस्टेंस, कंसीडर करते हैं मतलब इसको मानते हैं। फिर अब ये डिस्टेंस होता क्या है, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड टाइम। ये हमारे बॉडी यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके टाइम और स्पीड का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, देखिए कैसे, तो देखिए ये कुछ और नहीं है, इस लाइन का मतलब यही है कि हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। और अगर हमें डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो ये टाइम इधर से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए यहीं से हमारा ये डेफिनेशन बना है डिस्टेंस का, कि ये जो डिस्टेंस है ये प्रोडक्ट होता है किसका, स्पीड और टाइम का। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि स्पीड और टाइम का ये प्रोडक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। अब देखिए आगे क्या है, तो आगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हमारा जो मेजरमेंट का यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट है क्या। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्टार्टिंग में चीज़ें चली। और क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में बोला हुआ है साइंस, और साइंस में ऐसा कोई पर्टिकुलर, देखिए साइंस में बहुत सारे आपके टॉपिक हैं, तो आपने जो पढ़ा हुआ था अपने सिलेबस में, तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती थी, आपने मैथ में भी पढ़ा था मेजरमेंट चैप्टर में, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था, तो क्यूबिट वॉज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन एंशियंट इजिप्ट, यानी जो हमारा प्राचीन इजिप्ट शहर था उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था मेजरमेंट का वो क्यूबिट था। अब ये क्यूबिट होता क्या है, तो इट वॉज इक्वल टू द लेंथ बिटवीन फिंगर टिप्स एंड एल्बो, यानी कि हमारा जो ये फिंगर टिप्स है ये और ये जो एल्बो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते थे क्यूबिट। तो यानी अगर हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करना होता था तो हम इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता था उससे मेज़र करते थे। जैसे अगर अभी हमें जनरली कह दिया जाए कि हमें इस बोर्ड को मेज़र करना है तो हम क्या कहेंगे, हम इसको अलग अलग तरीके से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है वो सारी चीज़ें उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यूबिट का मतलब क्या होता है, हम इस बोर्ड को मेज़र कर सकते हैं क्यूबिट से। क्यूबिट से मतलब कैसे, इस हाथ को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, अब हमने देखा कि ये हमारे फिंगर टिप यहाँ पे आई तो हमने यहाँ से हटा दिया, फिर अब इसको हमने यहाँ पे रखा, फिर यहाँ तक आया तो यहाँ से, फिर अब हमने इसको क्या किया, यहाँ से हटा करके यहाँ तक, मतलब इस तरीके से हम क्यूबिट से मेज़र करते थे चीज़ों को। लेकिन देखिए इसमें भी कुछ दिक्कतें थी, क्या थी, बट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ ईच पर्सन दीज आर्बिट्रेरी सिस्टम बिकेम ऑब्सोलेट, मतलब कि अब देखिए ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि जो मेरे क्यूबिट का लेंथ है वही आपके भी हो सकता है किसी व्यक्ति के हाथ मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के हाथ मेरे से छोटे भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग व्यक्ति के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, यानी कि वो वेरी करते हैं लेंथ में। अब लेंथ में वेरी करेंगे तो जब मैंने इसको मेज़र किया था तो ये जो बोर्ड है इसका लेंथ मुझे मिला था कि 2 क्यूबिट प्लस 2 क्यूबिट या फिर 3 क्यूबिट में थोड़ा सा कम। लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके हाथ मुझसे थोड़े से और बड़े हों, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि 2 क्यूबिट प्लस हाफ होगा, वो कहेगा थोड़ा सा कम नहीं, आधा कम है 3 क्यूबिट में। तो इस तरीके से, या फिर अगर मेरे से छोटा किसी व्यक्ति का हाथ है तो वो क्या करेगा, वो मेज़र करेगा तो हो सकता है कि ये बोर्ड का जो लेंथ है वो 3 क्यूबिट मेज़र करे। तो यानी कि अलग अलग लोगों के जो बॉडी पार्ट्स थे उनके साइज़ में डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से ये जो मेज़रमेंट का तरीका था इसको बाद में हटा दिया गया। अब देखिए कुछ और भी चीज़ें थी आगे, तो वो क्या है, तो ऑर्बिटरी सिस्टम बिकम ऑब्सोलेट, अदर यूनिट्स यूज्ड अर्लियर वर। अब कुछ और भी यूनिट्स थे जिनको पहले यूज़ किया जाता था, मैंने बोला था कि अभी हम इसको भी देखेंगे। तो देखिए ये था फुट्स, जैसे अगर हमें मेज़र करना होता है तो हम कई गेम में यूज़ करते हैं ना कि हम पैरों से मेज़र करते हैं कि 1 कदम हमने चला, 2 कदम ऐसे चला, तो हम कदम से मेज़र कर लेते थे, तो उसको हम कहते थे फुट से। या फिर अपने एड़ी से लेकर के आगे के जो आगे का जो अंगूठा होता है उसके बीच के डिस्टेंस ऐसे चल चल के भी मेज़र कर लेते थे डिस्टेंसेस को। तो एक तो हो गया फुट, फिर उसके बाद था एंड्स ऑफ आउटस्ट्रेच्ड आर्म, हमारे जो आर्म यानी भुजाएं, हम इनको ऐसे बड़ा करके खोल करके भी चीज़ों को मेज़र कर सकते थे, लंबे डिस्टेंस को। फिर इसी तरीके से और भी हमारे, जैसे हम ऐसे मुट्ठी से भी मेज़र कर सकते थे ऐसे करके। फिर हमारे पास अलग अलग हैंड स्पान था कि हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं, मतलब हमारे पास और भी बहुत सारे इस तरीके से मेज़रमेंट के तरीके थे। लेकिन ये सारे मेज़रमेंट के तरीके एक्यूरेट नहीं थे, क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो बॉडी पार्ट था वो लेंथ में वेरी करता था, साइज़ में वेरी करता था, इस वजह से ये मेज़रमेंट के तरीके सही नहीं थे और इससे
एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रह पाती थी। तो नाउअडेज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और द SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ यूज्ड ऑल ओवर एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब क्या किया गया, इन कमियों को पूरा करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर SI यूनिट। इस SI सिस्टम इसको ही बनाया गया और इसको हर एक जगह पे यूज़ किया जाने लगा। और ये किसी के बॉडी पार्ट से नहीं बल्कि एक फिक्स मेजरमेंट लिया गया था, तो इससे हमने इसको मेज़र करना शुरू किया। अब देखिए इसमें आगे क्या है, तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द MKS सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हमारे यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास 3 सिस्टम चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम चलते हैं, तो SI यूनिट जो होता है हमारे इंडिया में जो चलता है वो है MKS सिस्टम। इसके अलावा भी हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या होते हैं इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले MKS समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे इंडिया में जो हमारा इंडिया में स्टैंडर्ड सिस्टम चलता है मेजरमेंट का, वो होता है MKS। अब इसका नाम MKS क्यों पड़ा, इसके पीछे भी रीज़न देखिए। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड। जैसे अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करना होता है तो हम अपने इंडिया में क्या पढ़ते हैं, हम मीटर्स में पढ़ते हैं। आप अपने नोट्स में भी पढ़ते हैं मीटर, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर, इन सारे में। फिर अगर हम देखें तो किलोग्राम, अगर हमें कुछ मेज़र करना होता है तो हम किलोग्राम से मेज़र करते हैं। अगर हमें टाइम की बात करें तो टाइम को हम सेकेंड्स में मेज़र करते हैं, तो इसलिए इसका नेम रखा गया MKS सिस्टम। अब अगर हम देखें तो इसमें भी हमारी कुछ चीज़ें थी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपने पढ़ा हुआ है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और यहाँ पे देखें तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, यानी कि 1 सेकंड क्या होता है, हमारे 1 मिनट का 1/60वां हिस्सा होता है, यानी कि 1/60 जो पार्ट होता है वो हमारा 1 सेकंड होता है 1 मिनट का, ठीक है। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बचे हुए 2 सिस्टम है ये क्या होते हैं। देखिए ये है CGS, ठीक है। तो यानी कि C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये हमारा CGS सिस्टम है। ये FPS सिस्टम है। इसमें क्या होता है, लेंथ को हम मेज़र करते हैं F यानी कि फीट से, P से हम मेज़र करते हैं वेट को यानी कि पाउंड, S से मेज़र करते हैं सेकंड। यानी कि 3 सिस्टम हमारे पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, और इन तीनों सिस्टम में सेकंड जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का। बट जो वेट का अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यूनिट, तो हमारे इंडिया में जो चलता है वो है किलोग्राम, किसी अदर कंट्रीज़ में जो चलता है वो है ग्राम और पाउंड। और अगर लेंथ की बात करें तो हमारे इंडिया में जो चलता है वो मीटर, और अदर कंट्रीज़ में सेंटीमीटर और फीट चलता है। तो इस तरीके से हमारे ये टॉपिक हुए। अब आगे की जो चीज़ें हैं उनको भी चलिए हम समझते हैं। तो देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन, ठीक है। तो अब मोशन होता क्या है, तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मोशन हम कब कहेंगे। मोशन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो मोशन में है कब, जब वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि जैसे ये एक मार्कर है और ये एक दूसरा मार्कर है, ठीक है। और अगर ये दोनों यहीं पे हैं और इसके रिस्पेक्ट में क्या करे कि एक जो मार्कर है वो इस दूसरे वाले मार्कर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन धीरे धीरे चेंज करने लगे, यानी कि ये जो बॉडी है ये अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन ये जो दूसरी वाली बॉडी है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के रिस्पेक्ट में ये जो दूसरी वाली बॉडी है ये अपना पोजीशन चेंज कर रही है हर एक टाइम सेकंड पे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये इस वाले बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। लेकिन अगर देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें एक चलते हुए ट्रेन में, अगर आपने ट्रेन में, बस में या फिर बाइक पे सफ़र किया होगा, तो अगर आप जैसे जनरली जो बच्चे होते हैं वो साइकिल पे सफ़र करते हैं, तो आप साइकिल पे जब चलते हैं तो अपने पीछे अगर किसी बच्चे को बैठा लेते हैं, ठीक है। तो आप करते क्या हैं कि अगर आप किसी दूसरे लोगों को देख रहे हैं जो कि किसी जगह पे खड़े हैं या फिर रोड को देख रहे हैं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग आपको लगेगा कि आप मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड जो कि आपके साइकिल के पीछे बैठा हुआ है उसके करेस्पॉन्डिंग, तो आप मोशन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप तो उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो
उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप मोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं जो किसी एक जगह पे फिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप मोशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आप मोशन की अगर बात कर रहे हैं तो आप कौन सा फिक्स पॉइंट ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं इस फिक्स पॉइंट पे। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब कोई एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, किसी एक दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो जो पहली वाली बॉडी है वो मोशन में है। फिर अगर हम देखें तो ये जो मोशन होता है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो आपको जो टाइप्स पढ़ने हैं उसमें जनरली 4 आते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ना है। अभी इन चीज़ों को आप आगे क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखिए आपको नाम से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है लीनियर, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मतलब तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है लीनियर, तो यानी कोई भी बॉडी जब किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा तो हम उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि सच एज अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक, जैसे कि एक कोई ट्रेन है जो कि रेलवे ट्रैक के अलोंग मूव कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फिर इसी तरीके से बात करें सर्कुलर मोशन की, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर्कुलर यानी कि सर्कल। तो जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग मोशन करता है तो हम उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए आप बात कर सकते हैं, घड़ी में आपकी जो सुई लगी हुई होती है वो एक सर्कल के अलोंग मोशन कर रही होती है। तो देखिए यही लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो हम इसको कहते हैं मोशन एग्जिबिटेड बाय द हैंड क्लॉक। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं कि जो मोशन है जो कि हमारे हैंड क्लॉक में जो सुइयाँ लगी हुई होती है, घड़ी में जो सुइयाँ लगी होती है उसके अलोंग जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, वो एक सर्कुलर मोशन होता है। फिर आगे देखिए तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिक मोशन, यानी अब इसमें क्या आएगा, इसमें पीरियड आएगा, ठीक है। पीरियड का मतलब क्या होता है, तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर एक मोशन जो है वो रिपीट होता है तो हम इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट पे ऐसे रस्सी बांध करके लटका दें और नीचे उस रस्सी में जो है एक ऐसा पेंडुलम यानी कि बॉल लटका दे तो ये हमारा एक पेंडुलम बन जाएगा। अब आप इसको करते क्या है, आप इस पेंडुलम को इधर ऐसे खींच करके फिर इसको छोड़ देते हैं, तो ये जो पेंडुलम होगा ये अब इधर से इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, तो ये एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट कर लेगा। फिर अगेन यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहेगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो हम इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो एग्जाम्पल सच एज मोशन ऑफ पेंडुलम, तो ऐसे किसी बॉडी को जो कि कहीं पर एक टंगा हुआ और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे उस मोशन को रिपीट करता है उसी को हम कहते हैं पेंडुलम। अब देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रोटेशनल, यानी कि अब इसमें क्या होगा तो रोटेशन होगा। तो व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अराउंड द एक्सिस सच एज द रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि कोई एक बॉडी जब अब किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करेगा तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमारा अर्थ, हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से रोटेट करता रहता है। तो ये हमारे कुछ मोशन के टाइप्स थे जो कि आपने पढ़ा। अब हमारा देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, जो कि आपने पढ़ा होगा, तो इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके भी कोई फ्रेंड हैं जो कि एचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शैडो, लाइट और रिफ्लेक्शन टॉपिक के साथ।